हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल निःशुल्क में कराया जा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा। यहां ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर फ्री में पढ़ा दिए फिर आपसे कहें कि आप हमारा सब्सक्रिप्शन खरीदो, कुछ पैसे दो आप। तो आप ये याद रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सभी क्लासेस के लेक्चर्स क्लास वाइज, टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं कि इस वीडियो से हम क्या देखेंगे। इस वीडियो से हम देखने वाले हैं कि हम जो पिछली कक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो हमने अभी अपना एक चैप्टर कंप्लीट किया है विनिर्माण उद्योग, उसी का हम क्या देखने वाले हैं। पिछली कक्षाओं में आए हुए कुछ जो आपके प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। आपकी इस साल की परीक्षा में यहां से हो सकता है कि 1-2 प्रश्न आ जाएं, तो हम यही पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो आप कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6 है ये भूगोल का, जिसमें हमने विनिर्माण उद्योग देखा हुआ था, इसी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पीवाईक्यू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके सामने ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विनिर्माण उद्योग किसे कहा जाता है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। या एक क्वेश्चन का तरीका उनके पूछने का यह है कि देश के आर्थिक विकास के स्तंभ के रूप में विनिर्माण उद्योग के महत्व का वर्णन कीजिए। तो अब ये 2 क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, घुमा फिरा कर उन्हें पूछने की बात की है। क्योंकि विनिर्माण उद्योग आप लगाएंगे तो वो आर्थिक महत्व भी करेगा, और विनिर्माण उद्योग क्या कहा जाता है जब आप महत्व बताएंगे, क्योंकि इसमें ये महत्व पूछ लिया गया है तो आपको इसके आर्थिक महत्व बताने ही पड़ेंगे। सामाजिक में भी बताना पड़ेगा कि भाई समाज में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, बेरोजगारी घट रही है ना, लोगों को काम मिल रहा है, गरीबी कम हो रही है, तो महत्व में ये लिखना ही पड़ेगा। और यही सब महत्व किसके हो जाते हैं, आर्थिक विकास के रूप में भी काम करता है। क्योंकि बेरोजगारी कम होगी और गरीबी कम होगी तो क्या है, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं ना। तो दोनों क्या हो गए, आपके दोनों के उत्तर लगभग एक से हो गए, आप दोनों में एक ही उत्तर लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, विनिर्माण उद्योग किसे कहा जाता है। या अगर यह आता है कि भाई विनिर्माण उद्योग के महत्व का वर्णन करो, तब भी आपको क्या करना है, आपको परिभाषा से स्टार्ट करना है कि विनिर्माण उद्योग कहलाता क्या है। तो विनिर्माण उद्योग क्या कहलाता है, हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। आपको पता है बहुत अच्छे से कि जब कच्चे माल के मूल्य को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, इसको ही क्या कहते हैं, उत्पादन करना ही विनिर्माण उद्योग या वस्तु निर्माण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है, तो ये लिख दी हमने। अब क्या लिखेंगे, इसके बारे में बताएंगे। चूंकि ये आपके बड़ा क्वेश्चन पूछा है, इसमें 2 चीजें पूछी गई, महत्व को स्पष्ट कीजिए। जब ऐसा आ गया है तो ये वेरी शॉर्ट में तो हो नहीं सकता, महत्व को कैसे लिखेंगे अपन, तो ये लॉन्ग आंसर में ही चला जाएगा, है ना। तो हम ये देखेंगे कि भाई अब क्या है, तो अब लिखेंगे कि विनिर्माण उद्योग कैसा है। हमने 2-3 प्रकार के कार्य देखे थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो विनिर्माण उद्योग किसमें है, द्वितीयक क्षेत्र का है। तो हम लिखेंगे विनिर्माण उद्योग द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक गतिविधियों में कार्यरत लोग क्या करते हैं, कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में निर्माण, या कच्चे माल से क्या करते हैं, कच्चे माल से अंतिम उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे गेहूं से रोटी बना दी, अब रोटी से क्या बनाओगे, रोटी तो खानी ही पड़ेगी, कि ऐसा तो नहीं रोटी से कूट के कुछ और बनाया जाएगा। रोटी का हलवा भी बनाते हैं कुछ जगह, लेकिन वो बेच नहीं सकते, रोटी तो बिकती भी है ना। हलवा तो क्या होता है कि छोटे स्तर पर क्या करते हैं, बच गई, बासी बच गई तो उसका कुछ पराठे बना लिए। आप बोलोगे सर हम तो रोटी का पराठा भी बना लेते, लेकिन वो अंतिम उत्पाद थोड़ी, वो तो आपने ऑप्शन तैयार किया ताकि वो बर्बाद ना जाए, है ना। जैसे ही आपने कोई और दूसरी चीज बना ली, जैसे आपने ब्रेड बना ली, अब ब्रेड से क्या करेंगे, आप 2 दिन आप रख लेंगे, आप ब्रेड बेचेंगे, फिर भाई आपको कैसे बनाना है, सेक के खाना है, बिना सेक के खाना है, आप खाएं जैसे भी आपको खाना है। तो क्या करेंगे, विनिर्माण उद्योग में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसमें क्या होता है, कच्चे माल से अंतिम उत्पाद को या अंतिम उत्पाद का निर्माण किया जाता है। अब इसके महत्व को बता देंगे। विनिर्माण उद्योग बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है, जिसे आर्थिक विकास का आधार स्तंभ माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो लिखेंगे क्योंकि विनिर्माण उद्योग, है ना, क्यों आर्थिक विकास का स्तंभ माना जाता है, फिर लिखेंगे क्योंकि, और फिर डैश करके पॉइंट बना के लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है,
और कृषि क्या है, आपको पता है कि हम एक कृषि प्रधान देश हैं। तो कृषि प्रधान देश है तो क्या है, हमारी ज्यादातर लोग कृषि पर ही आधारित हैं। तो कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, जो हमारी आधार अर्थव्यवस्था का क्या है, आधार स्तंभ है। कृषि से ही जुड़े हैं ना लोग, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। 60 से 65% लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं या काम करते हैं। खेती नहीं करते तो खेत के अंदर मजदूरी करते हैं। अगला पॉइंट, विनिर्माण उद्योग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराता है। द्वितीयक तो हमने देख लिया कि भाई ये जहां फैक्ट्री लग रही है वहां। तृतीयक क्या, यहां पर सेवा, मशीन खराब हो गई सुधारने चले गए, मिस्त्री बन गए तो क्या कर दिया आपने, सर्विस दे दी। हमने देखा था कि तृतीयक क्षेत्र क्या कहलाता है, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जहां आप अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मशीन है तो खराब होगी और सुधारने के लिए मिस्त्री भी होगा, वो क्या कर रहा है, सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो उसको भी काम मिल गया। ऐसे कई और काम है। तो तृतीयक क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध कराकर लोगों क्या कर रहे हैं, कृषि पर आधारित निर्भरता को कम कर रहे हैं। अब अभी क्या था कि लोग डिपेंड थे केवल कृषि पर, तो इन्हें कृषि से निर्भरता भी कम कर दी है। और क्या लिख दिया अपन ने लास्ट पॉइंट कि भाई आज औद्योगिक विकास है वो बेरोजगारी और निर्धनता के उन्मूलन में सहायक है। और जिस देश में बेरोजगारी कम होगी, निर्धनता कम होगी, उस देश को क्या माना जाएगा, विकसित ही माना जाएगा। तो ये ऐसे हमारा कंप्लीट हो जाता है। समझ गए ना कि हम इसमें क्या क्या लिखने वाले हैं। पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर उस उद्योग के बारे में थोड़ी सा बताएंगे, फिर महत्व लिखेंगे, और फिर हमने ये सारी बातें यहां पर बता दी कि इसका क्या क्या महत्व है। तो हम आर्थिक विकास से स्टार्ट करके ये सारी बातें बता दी। आधुनिकीकरण होगा तो कृषि से निर्भरता कम होगी, लेकिन कृषि की उत्पादकता भी तो बढ़ाएंगे ना हम। तो ऐसा नहीं है कि निर्भरता कम हो रही तो उत्पादन घट जाएगा, बोले यहाँ का कम किया वहां बढ़ा लिया, वो तो बराबर हो गया ना। यहाँ निर्भरता कम हो रही, टेक्नोलॉजी, आधुनिकीकरण क्या है, तकनीकी आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उत्पादन भी बढ़ेगा लेकिन लोग कम लगेंगे। अब लोग कुछ दूसरे काम भी कर रहे होंगे, सब जगह से पैसा आएगा तो आपका आर्थिक व्यवस्था जो है, आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो क्या होगी, मजबूत होगी। समझ में आ गई ना बात सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, प्रश्न नंबर 2। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, आपको उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। जब ऐसा पूछा गया है कि उदाहरण देकर स्पष्ट करो, तो फिर ये बड़ा जाएगा, छोटा नहीं जाएगा। क्या लिखना है, अपन लिखेंगे यह कथन सत्य है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए, भारत में कृषि आधारित उद्योग कृषि पैदावार से, है ना, कृषि आधारित उद्योगों ने क्या किया है, कृषि पैदावार में बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। क्या करते हैं ये उद्योग, कृषि के उत्पाद को क्या करते हैं, कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं। जैसे ही तथा इनका जो उत्पाद आता है ना, पूरक कैसे हो रहे हैं, ये आप एक बार यहां देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कृषि और उद्योग, फिर अपन इसका उत्तर देख लेंगे। कृषि से कुछ चीजें निकलती हैं, जैसे गन्ना, जैसे गेहूं, ये दो बातें ही अपन ने ले ली हैं। तो अब उद्योग लगाया आपने कौन सा, जैसे आपने लगा दिया चीनी उद्योग। तो चीनी कैसे बनेगी, जब ये गन्ना यहां डाला जाएगा, गन्ने का रस निकाला जाएगा, फिर उस रस से चीनी बनाई जाएगी। तो कच्चा माल किसके लिए हो गया, इनके लिए। लेकिन ये गन्ना काटेंगे कैसे, गन्ना लगाना, जुताई कैसे करेंगे, अगर हम हल से कर रहे हैं तो उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो यहां से कुछ मशीन बनी है, उससे हम खेती कर पा रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर, जैसे अगर इस पर पानी हमें खेती में सिंचाई करनी है, फव्वारा या कोई और, तो सिंचाई के लिए पंप, या हमें काटना है तो हंसिया या काटने वाली मशीन है। तो अब ये क्या हो गया, उद्योगों से जो माल निकला है वो कृषि पर भी, कृषि वाले लोग भी उस पर निर्भर कर रहे हैं। आजकल बिना ट्रैक्टर की खेती होती नहीं है, चाहिए है। तो ये सारी बातें यहां पर, तो ये क्या हो गई, कृषि का माल उद्योग में जा रहा है, उद्योग का माल कृषि में जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, ये दोनों को अलग करेंगे तो हो पाएगा क्या, हमने दोनों को मान लो अलग कर दिया। बिना गन्ने के चीनी बना सकते हैं क्या, क्या आज के युग में बिना मशीनों के आप बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसी को हमें लिखना है कि भाई ये एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब क्या हो गया कि एक दूसरों के बिना नहीं चल सकते हैं। क्लियर, तो वही हमने लिखा है कि भाई एक दूसरे के पूरक हैं और उद्योगों ने ही कृषि की पैदावार को प्रोत्साहित किया है। अब उद्योग जो है कृषि पर कच्चे माल के लिए निर्भर हैं, तथा इनके उत्पाद के लिए कृषि भी, इनसे जो निर्मित उत्पाद है उसके लिए कृषि निर्भर है। जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक के पाइप, मशीनरी, या कृषि के जो और भी औजार होते हैं उनके लिए किसान किस पर निर्भर है, आपका उद्योगों पर निर्भर है। इसलिए क्या कहा गया है, इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा ने न केवल कृषि उत्पादन को
बढ़ाया है, या न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है बल्कि क्या किया है हमने साथ में अपनी उत्पादन प्रक्रिया को भी, या हमारी उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है या बढ़ी है। पहले उत्पादन प्रक्रिया मतलब जो आपकी पैदा करने की शक्ति है वो भी क्या हो गई, सक्षम हो गई है, और उत्पादन भी क्या हो गया, भारत में बढ़ गया है। अब क्या लिखेंगे जब हम आंसर कंक्लूड करेंगे कि आज वैश्वीकरण के युग में, चूंकि आप दुनिया में जा रहे हैं तो भाई आप पुराने तरीके से दुनिया को कंपीट नहीं कर सकते, तो वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को और अधिक प्रतिस्पर्धा और सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता के बोले अपना काम चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। केवल आत्मनिर्भरता काफी नहीं है, हमारी वस्तुएं कैसी हों, गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, तभी हम क्या कर पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा आपको ये लिखना है यहां पर, क्या एक दूसरे का पूरक बताना है तो सबसे पहले बता दो कि भाई इसका कच्चा माल उसमें, उसकी मशीन इसमें। अब जब उद्योग आ गए हैं तो इन्होंने क्या किया, कृषि की उत्पादकता बढ़ा दी, उत्पादन में भी सक्षम बना दिया। अब इन्हीं चीजों को हमें अगर दुनिया में ले जाना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। इसके लिए क्या है, प्रतिस्पर्धा भी हमें जरूरी है, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाएंगे, चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होंगी तो वो टिक पाएंगी, नहीं होंगी तो क्या होंगी, आपकी वस्तु की मांग घट जाएगी। अब अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न आपके सामने के स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को स्पष्ट कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर हमें बताना है कि उद्योगों को स्पष्ट करना है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर द्वितीय क्षेत्र के उद्योगों को स्पष्ट कीजिए, तो ये भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो हम ये बताएंगे कि स्वामित्व के आधार पर द्वितीय क्षेत्र, या अगर आप द्वितीय क्षेत्र नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ये मैंने इसलिए लिख लिया कि हो सकता कि आपसे ये पूछा जाए कि द्वितीय क्षेत्र क्या है, या स्वामित्व के आधार पर द्वितीय क्षेत्र बताइए। तो अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो आप ये लिख देंगे भाई द्वितीय क्षेत्र कितने प्रकार के हैं, ऐसे अपन लिखते चलेंगे। नहीं पूछा जा रहा है तो इस वाले वर्ड को आप हटा देंगे, है ना। एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि स्वामित्व के आधार पर द्वितीय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए, है ना, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो ये द्वितीय क्षेत्र लिखा हुआ है ऐसा बताने के लिए, है ना। अब क्या करेंगे यहां पर कि स्वामित्व के आधार पर जो आपके उद्योग हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला आ गया, इसको कहते हैं सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग क्या कहलाते हैं, वे उद्योग जिनका संचालन या स्वामित्व किसके पास होता है, सरकार या सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है, या सरकार या सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाया जाता है। जैसे BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी कैसी, सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम हो गए, सार्वजनिक स्वामित्व के हो गए या सार्वजनिक क्षेत्र के हो गए। अगला आता है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग क्या है, जिनका संचालन या जिनका स्वामित्व किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है, उनको क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जैसे टिस्को, टाटा का जो स्टील प्लांट है, बजाज ऑटो लिमिटेड जो बजाज की ऑटो बनती है या गाड़ियां बनती है, डाबर उद्योग जो च्यवनप्राश आप खाते हैं या दवाइयां खाते हैं वो, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका निजी क्षेत्र का हो गया। संयुक्त उद्योग क्या है, तो ऐसे उद्योग हैं जो राज्य सरकार और विशिष्ट व्यक्तियों या उनके समूहों के द्वारा मिलकर चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया या HP रिलायंस, ये सब क्या हो गए, ये संयुक्त उद्योग के अंदर। तो हमने तीन ही प्रकार के देखे थे ना, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। तो ये तीनों प्रकार के हमने लिख दिया। अगर हमसे पूछा जाता है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए, अगर वो घुमा दे कि स्वामित्व के आधार पर द्वितीय क्षेत्र के उद्योगों का वर्णन कीजिए, तो भी हमें यही लिखना है, क्योंकि इसमें भी तो कुछ ऐसे लोग होंगे या ऐसे उद्योग होंगे जिनमें कच्चा माल डाल रहे होंगे और अंतिम उत्पाद बना रहे होंगे, तो वो भी द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तो आप क्या होंगे, दोनों प्रश्न के अंदर इस प्रकार का उत्तर लिखेंगे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत में जूट उद्योग के समक्ष आई किन्हीं तीन प्रमुख समस्याओं को बताना। ये छोटा उत्तर है, सिर्फ 3 समस्याओं को बताना है। क्या लिखेंगे इसमें कि 3 समस्याएं क्या हैं इसमें, तो 3 समस्याएं क्या हो जाएंगी, एक तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कृत्रिम वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा, है ना, तो उनके साथ हमें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, कंपटीशन करना पड़ रहा है और हम टिक नहीं पा रहे हैं, क्यों। दूसरा क्या है, बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड आदि देशों के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा, छोटे स्तर पर इनसे प्रतिस्पर्धा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो आर्टिफिशियल बन गए हैं कृत्रिम, उनसे स्पर्धा, है ना। यहां पर क्या है, जूट के उत्पाद बनाए जा रहे हैं तो इनसे हमें कंपटीशन करना पड़ रहा है। और जूट के उत्पादों में विविधता का ना होना, इनमें वैरायटी बहुत ज्यादा नहीं है। जूट में बोरा बना दिया, एक सा बोरा मिलेगा आपको, अलग अलग डिजाइन का बोरा नहीं मिलेगा, तो उनमें विविधता ना होना, डाइवर्सिटी ना होना, ये क्या है, इसकी 3 प्रमुख समस्याएं हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाता है कि आप ऐसा इसमें लिख देंगे। अगला प्रश्न आप देखना, अगला प्रश्न क्या कहता है कि लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए, कि आप उसकी लोकेशन कैसे डिसाइड करेंगे, उनके कारकों को स्पष्ट करना है। तो लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, निम्न है, नीचे लिखते जाएंगे।
एक तो सबसे पहले क्या है, परिवहन की लागत को कम करने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पर लगाएंगे कि परिवहन की लागत ज्यादा आएगी तो आपको कच्चा माल महंगा पड़ेगा, फिर जब आप सामान बेचेंगे तो वो भी महंगा पड़ेगा और आपकी चीजों के रेट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो परिवहन की लागत को कम करने के लिए उद्योग किन इलाकों में लगाए जाते हैं, उन इलाकों के निकट होते हैं जहां कच्चा माल पाया जाता है, ताकि कम से कम एक तरीके का तो हम कम कर पाए माल, कच्चे माल पर ज्यादा खर्चा तो ना करना पड़े, तो कच्चा माल जहां कम पाया जाता है। और दूसरा क्या है, सस्ते श्रम उपलब्ध हो, सस्ते श्रम की उपलब्धता। तीसरा क्या है, जल और विद्युत की आपूर्ति, क्योंकि कई सारे उद्योग में पानी की जरूरत होती है और लाइट तो लगती है, ऐसा नहीं कि भाई लाइट ही नहीं है उद्योग बना लिया, तो हमें ये क्या हो गए, शक्ति के साधन हो सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, शक्ति के साधन की नियमित आपूर्ति, जल या विद्युत। अगर ये याद नहीं रहता तो शक्ति के साधन आप लिख सकते हैं। उन बाजारों के निकट जहां इनका तैयार माल बेचा जा सके। आप कहां बेचेंगे, आपने कोई जम्मू कश्मीर में चीज बिकती है और आपने फैक्ट्री डाल दी केरल में, कैसे बेचेंगे, बहुत महंगा हो जाएगा ले जाने में। तो उद्योग लगाते हैं, कच्चा माल भी देखते हैं पास में, ये भी देखते हैं कि बाजार भी पास में हो। निर्यात की सुविधाएं, अगर उसका कुछ ऐसा हो सकता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकता है, तो ये भी देखेंगे पास में कोई पोर्ट वोट है क्या, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम समुद्री पत्तन या पोर्ट के पास होंगे तो हम निर्यात भी कर पाएंगे। क्लियर ये बात, तो ये इसके क्या हो गए, इसके प्रमुख कारण हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है कि लौह उद्योग के छोटा नागपुर क्षेत्र में ही केंद्रित या सकेंद्रित होने के प्रमुख कारण बताइए, कि छोटा नागपुर क्षेत्र में ही लौह उद्योग क्यों स्थापित हुए हैं, इसके कारण बताना है। तो पहला कारण तो आप लिखेंगे, जिसे ये तो हम हेडिंग लिख देंगे कि लौह उद्योग के छोटा नागपुर क्षेत्र में सकेंद्रण के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है, लौह अयस्क का कम मूल्य पर मिलना। कैसे मिलेगा लौह अयस्क कम मूल्य पर, तो छोटा नागपुर क्षेत्र क्या है, लौह अयस्क की प्रचुरता अधिक है, वहां पर छोटा नागपुर क्षेत्र में लौह अयस्क की प्रचुरता अधिक है, इससे उद्योगों को लौह अयस्क मंगाने में कम धन खर्च करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो लौह अयस्क है वो, या जो कच्चा माल है वो क्या होता है, उसके मूल्य कम हो जाते हैं, या लौह अयस्क के मूल्य कम हो जाते हैं, आपको सस्ता पड़ेगा, है ना। ऐसा कभी नहीं लगाते फैक्ट्री के माल मिल रहा है कहीं से और 2000 किलोमीटर दूर फैक्ट्री लगाई है, ऐसे उद्योग नहीं चल पाते हैं। दूसरा कारण क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता। एक तो पास में हो गया कि प्रचुरता में पाया जाता है कच्चा माल, चूंकि अब लौह अयस्क के अलावा भी डलेगा। देखो यहां पर अपन ने क्या किया कि भाई लौह अयस्क का कम मूल्य, चूंकि यहां पर प्रचुरता है तो कम मूल्य। अब इसमें क्या है कि इसके अलावा कुछ और चीजें डलती हैं, लौह अयस्क के अलावा लौह उद्योग में या उपयोग होने वाले कच्चे माल, जैसे कोकिंग कोयला, चूना पत्थर, ये भी तो चाहिए ना। लौह अयस्क अकेले से काम तो नहीं होगा, तो इनकी भी क्या है, इनके क्षेत्र भी वहां पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, तो फिर ये काम कर जाएंगे। अगला क्या है, मजदूर का सस्ता होना, सस्ता श्रमिक होना। तो छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्र में, जैसे बिहार लग गया, झारखंड लग गया, ये झारखंड लिखा हुआ है ना, झारखंड पास में आ गया, उड़ीसा पास में आ गया, तो इससे क्या हो गया, जैसे ये सब पास में आ गए, तो इनसे क्या है, ये थोड़े से पिछड़े हैं, तो यहाँ पर और लोग ज्यादा हैं, जनसंख्या पर्याप्त है, तो क्या होगा, आपको काम करने वाले लोग पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे, सस्ते मजदूर उपलब्ध रहेंगे। अगला, उत्तम यातायात प्रणाली। यातायात क्यों चाहिए है, कच्चा माल हमको भेजना है अपने कारखाने में, और कारखाने से क्या करना है, कारखाने से ये बाजार में भेजना है। तो अगर हमें ये करना है तो सड़कें या यातायात का जाल अच्छा बिछा होना चाहिए, तभी हम ये कर पाएंगे। तो क्या है, यह क्षेत्र सड़क तथा रेल मार्ग से भली भांति जुड़ा है, जिससे क्या होता है, उत्पादित सामग्री का परिवहन समय से, आपने जो बनाया उसको समय से आप बेच पाते हैं, परिवहन समय से हो जाता है। यही कारण क्या है, यही कारण उद्योग के सकेंद्रण के लिए अति आवश्यक है ना। तो ये कारण क्या होगा, नीचे लिख देंगे, अतः यही कारण उद्योगों के सकेंद्रण के लिए आवश्यक है, या कोमा लगा के जो उद्योगों के सकेंद्रण के लिए अति आवश्यक है, ये भी लिख दें, या ऐसा लिख दें कि उपरोक्त कारण उद्योगों के सकेंद्रण के लिए अति आवश्यक है। तो ये कारण हमने यहां पर बता दिए, तो ये आपके कारण कंप्लीट हो जाते हैं, है। समझ में आ गई ना बात की क्या है। जैसे छोटा नागपुर का क्षेत्र जो आप देखेंगे कि इसमें कोलकाता के पास है, तो ये यातायात का ही साधन हो गया, निर्यात करना है तो वो भी हो गया, तो ये सारी बातें अपन लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने अपनी वेबसाइट डेवलप की है, magnetbrains.com। वो जैसे ही आप magnetbrains.com पर जाएंगे, ये इसलिए बनाई गई है ताकि आप अपने वीडियो को आसानी से देख सकें, अपने ज्ञान को, और अपनी कक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, अच्छे नंबर ला सकें। तो जैसे ही magnetbrains.com आप गूगल पर डालेंगे, आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी। आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस मीडियम के पढ़ने वाले हैं, मीडियम सिलेक्ट करेंगे, फिर आप क्लास सिलेक्ट करेंगे कि आप किस क्लास के हैं। जैसे ही क्लास, जैसे आप 9, 10, 11, 12 जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, आपको क्या पढ़ना है आप सिलेक्ट करेंगे, ये सारे
टीचर्स आपके सामने हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मान लो आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, तो आपने टिक किया यहाँ पर और उसके वीडियो अपन ने ओपन कर दिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये प्लेलिस्ट खुल जाएगी और आप देखते चले जाएंगे कि भाई क्या क्या देखना है। आप ये सारी चीजें एक एक करके देखते चले जाएंगे, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज सब कुछ आप देख सकते हैं, है ना। अब आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी ने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया है। तो आपको ये जो उपलब्ध कराया गया सामग्री है या उपलब्ध कराई गई जो वीडियो सामग्री है उसको कैसे प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी खूब शेयर करना है और कमेंट कर जरूर बताना है। धन्यवाद।